गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पंखा भी हाँफने लगे। बरसात इतनी लंबी कि छतरी भी थक जाए और बाढ़ ऐसी कि घर का रास्ता भी भूल जाए। ये सब मजाक नहीं, हकीकत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाइमेट पे चर्चा में, जहां बातें होंगी मौसम से आगे की और कहानियां होंगी बदलाव की। त्योहारों का मौसम हमारे जीवन में खुशियां और रोशनी लेकर आता है, लेकिन क्या ये मौसम हमें प्रकृति और जलवायु के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा सोचने का अवसर भी दे सकता है? आज हम बात करेंगे कि इस दशहरा, इस दिवाली के समय हम सब मिलकर कैसे जलवायु को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बना सकते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ है शिवम, जो रोहतास में जलवायु और पर्यावरण के लिए बेहद प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। वो 110 हेक्टेयर बंजर भूमि को एक घास के मैदान में बदल रहे हैं, काले हिरणों के आवासों का संरक्षण कर रहे हैं और स्थानीय युवाओं के बीच पर्यावरण अनुकूल रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए अब हम शिवम की जिंदगी के बारे में जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। शिवम जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले रेडियो मयूर के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं गुड़ारी रोहतास बिहार से हूँ। मैं ग्रीन वाइल्ड संस्था का संस्थापक हूँ और मैं 2014 से लगातार पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पे भी काम कर रहा हूँ। जी शिवम जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने जलवायु परिवर्तन के बारे में गंभीरता से सोचना कब शुरू किया और इसकी वजह क्या रही? मैंने जलवायु परिवर्तन के बारे में गंभीरता से तब सोचना शुरू किया जब मेरे लिए किसी किताब, चार्ट या न्यूज की हेडलाइन भर नहीं रह गया, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी और आसपास के लोगों के अनुभवों से जुड़ गया। हर साल बढ़ती गर्मी की लहरें, सूखे पेड़, प्यास से बेहाल होकर मरते पशु पक्षी, जंगल की आग की भयावह तस्वीरें और खेतों में पराली जलने से फैलता धुआं, ये सब मेरे सामने था। अखबारों और टीवी में बाढ़ और सूखे की तबाही देखने के बाद जब मैंने अपने गांव और शहर में भूजल का स्तर गिरते और चापाकलों को सूखते देखा, तब मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़ा एक खतरा है। उस समय मुझे पारिस्थितिक तंत्र का दर्द समझ में आया। जंगल जलने पर सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि पक्षियों के घोंसले, छोटे जीवों के घर और पूरा जीवन चक्र टूट जाता है। मौसम बदलने से रास्ता भटकते प्रवासी पक्षी, सूखती नदियाँ, तालाब, प्रदूषण से भारी होती हवा, यह सब देखकर लगा कि अब हम केवल अपनी ही दुनिया को नहीं, उन जीवों की दुनिया को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है। शुरुआत में जलवायु परिवर्तन मेरे लिए सिर्फ ग्राफ और आंकड़ों में छिपी एक वैज्ञानिक अवधारणा थी, और जब डेटा के पीछे की कहानियां दिखने लगी, पिघलते हिमालयी ग्लेशियर, बदलते मानसून, बर्बाद होती फसलें, तब समझ आया कि यह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। और जब मैंने खुद अपनी आंखों से जले हुए जंगल, सूखी तालाबें और किसानों के दर्द को देखा, तो यह समस्या मेरे दिल के बहुत करीब आई। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई दूर की चेतावनी नहीं, बल्कि मेरे वर्तमान की सच्चाई है। जी, यही वह पल था जब मैंने समझा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। एक बात बताइए। जी बताएं। कि अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए और उन असहाय जीवों के लिए जो हमारे साथ इस पृथ्वी पर रहते हैं। एक बात बताइए, जब आप एक छोटे से जगह रोहतास से आपने ये शुरुआत की है, तो आपके वो अपने काम में शुरुआती दौर में
मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? जी, मैंने सूखी नहरों के किनारे बंजर खेतों और प्यास से तड़पते पशु पक्षियों को जब देखा तो मेरे भीतर का दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ उठते थे, लेकिन वह दर्द मुझे इस दिशा में और गहराई से काम करने को प्रेरित करते थे। लोग अक्सर कहते थे ये तो सरकार का काम है, हमारे करने से क्या फर्क पड़ेगा। इस मानसिकता को बदलना मेरे लिए सबसे कठिन चुनौती और सबसे जरूरी था। मैंने महसूस किया कि केवल आंकड़े और रिपोर्ट किसी के दिल को नहीं छूती, दिल को छूते हैं वहाँ के स्थानीय उदाहरण, अपने अनुभव और अपने आसपास की सच्चाई। मैंने हर जगह छोटे छोटे बदलाव की कहानियां सुनानी शुरू की, पेड़ लगाने वाले बच्चों की, प्लास्टिक छोड़ने वाली महिलाओं की, सूखे तालाबों को मिलकर साफ करने वाले युवाओं की। यही धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी चुनौती, मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और लोगों को जोड़ना, उन्हें बदलाव का हिस्सा बनाना। आज भी यह रास्ता लंबा है, लेकिन जब मैं किसी बच्चे की आंखों में प्रकृति के लिए प्रेम देखता हूँ, या किसी किसान को जल संचयन की पहल करते हुए पाता हूँ, तो लगता है कि अब हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आपके कई अभियानों में से एक पौधारोपण अभियान भी है, और इससे अब तक आपने क्या प्रभाव देखे हैं? आसपास कुछ ऐसे बदलाव जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें, और इसका पर्यावरण पर और समाज पर इसका क्या प्रभाव और असर दिखाई दिया है? मेरे द्वारा किए गए पौधारोपण अभियान का असर अब जो है जमीन पर साफ दिखने लगा है। मैंने अब तक 15,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए हैं। हमने अपने यहाँ पाए जाने वाले स्थानीय पौधों को प्राथमिकता दी, जिसके परिणाम स्वरूप कई जगहों पर हरियाली बढ़ी है, मिट्टी का कटाव कम हुआ है, और स्थानीय पक्षी व छोटे जीवों को नया आश्रय मिला है। हमने पौधारोपण के दौरान एक और बदलाव किया है कि हम पौधे में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग को दोबारा उपयोग में कैसे ला सकते हैं, और चिप्स कुरकुरे के खाली पैकेटों का उपयोग करके हम जो पौधारोपण की प्रक्रिया है उसमें उपयोग उसे कर सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब लोग खुद आगे आकर पौधारोपण में शामिल होते हैं। यह सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक सामुदायिक आंदोलन बन गया है। हमने इसे भावनात्मक बनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की एक पहल है, एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम जोड़ा, जिससे लोग और तेजी से हमारे अभियान में जुड़ते गए। क्या बात है शिवम जी, आपने 110 एकड़ का घास का मैदान ब्लैक बक जैसे जानवरों के लिए बनाया है। इस पहल से आपको क्या क्या सीखने को मिला? क्या इस तरह की पहलें स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक अवसर भी खोल रही हैं? अगर हाँ तो कैसे? हाँ, हम रोहतास के काराकाट और राजपुर प्रखंड के अंतर्गत अमरथा बरना के जंगली इलाकों में लगभग 110 एकड़ घास के मैदान का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ वन्य जीव काला हिरण, जिसे हम रोहतास रत्न कृष्ण मृग के नाम से बुलाते हैं, उनके लिए एक अनुकूलित आवास प्रदान हो, और जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा जैव विविधता का विकास हो। इस पहल ने मुझे संरक्षण की असली समझ दी, जब मैंने देखा कि ब्लैक बक जैसे वन्य जीव केवल पेड़ों या झाड़ीदार जंगलों पर नहीं, बल्कि खुले और संतुलित घास के मैदान पर ही निर्भर है। इसलिए मिट्टी, जल स्रोत, घास की प्रजातियों, मौसमी आग से बचाव और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने जैसी बातों पर हमेशा से हमने ध्यान रखा। सबसे महत्वपूर्ण यह सीख है कि अगर समुदाय को शुरुआत से साथ में न लिया जाए तो कोई भी परियोजना टिकाऊ नहीं हो सकती है। इसलिए हमने गांवों में बैठकों, स्कूल कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को हमने यह समझाया कि
यह घास का मैदान उनकी ही धरोहर है, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब वही लोग इसके रख रखाव में आगे हैं। हमने यह भी बताया कि इस तरह की पहले केवल संरक्षण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर भी खोलती हैं, जैसे घास की देखरेख, जल स्रोतों का प्रबंधन, एंटी पोचिंग गश्त, नेचर वॉक, इको टूरिज्म जैसी गतिविधियों में युवाओं को मिल सकता है। महिलाओं को हस्तकला और फूड स्टॉल लगाने का मौका मिल सकता है, और इको टूरिज्म और नेचर वॉक की ट्रेनिंग लेकर कई लोग गाइड बन सकते हैं। इस अनुभव से मेरी सबसे बड़ी समझ यही बनी कि यदि संरक्षण और रोजगार दोनों को साथ साथ जोड़ा जाए तो हम अपने वातावरण के साथ उसमें रहने वाले जीवों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और गांवों को भी आर्थिक व सामाजिक पहचान मिलेगी। बहुत अच्छा शिवम जी। और एक बात हमें ये जानकर बड़ी हैरत हुई और दिलचस्पी भी है कि आपने सांपों को बचाने का काम भी किया है और कर भी रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई? जी, यह पहल अचानक नहीं बल्कि एक जरूरत से शुरू हुई। हमारे इलाकों में अक्सर लोग सांप देखते ही मार देते थे, चाहे वह जहरीला हो या नहीं। कई बार जागरूकता की कमी से जहरीले और निर्दोष सांपों में फर्क नहीं किया जाता था और अनावश्यक रूप से उन्हें मारा जाता था। इसी को देखते हुए मैंने छोटे स्तर पर स्कूलों, गांवों की बैठकों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को समझाना शुरू किया कि सांप पारिस्थितिकी के लिए कितने जरूरी हैं। वे चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं। धीरे धीरे यह जागरूकता अभियान एक मुहिम में बदल गया। अब हम न केवल लोगों को सिखाते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन नहीं है, बल्कि बचाव के सही तरीके, प्राथमिक उपचार और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू हेतु वन विभाग को सूचना देने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने खुद वन विभाग की सहायता से अब तक 10,000 से भी ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर उसे उसके सुरक्षित परिवेश में रिलीज किया है। बहुत अच्छा। शिवम जी, आगे आप अपने काम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मैं इसे केवल संरक्षण के दृष्टिकोण से नहीं देखता, बल्कि एक ऐसी पहल के रूप में देखता हूँ कि जो इंसान और प्रकृति के दोनों के बीच संतुलन बनाए। ब्लैक बक के लिए बनाए जा रहे 110 एकड़ घास मैदान में मेरे लिए सिर्फ वन्य जीव बचाने की जगह नहीं, बल्कि एक सीख है। अगर हम धरती को उसका प्राकृतिक स्वरूप लौटाएं तो वह हमें भी सुरक्षा और आजीविका दोनों देती है। इसलिए आगे मैं इस मॉडल को और गांवों तक ले जाना चाहता हूं, जहां घास के मैदान, वेटलैंड, छोटे जंगल, जल स्रोत और पारंपरिक जैव विविधता को बचाकर साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए इको फ्रेंडली रोजगार के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। मेरा सपना है कि लोग सिर्फ पर्यटक बनकर न आए, बल्कि इस परिवर्तन के हिस्सेदार बने। स्थानीय युवाओं को गाइडिंग, बर्ड वाचिंग, नेचर वॉक, हस्तकला और ऑर्गेनिक उत्पाद जैसी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें एक सम्मानजनक आय मिले। मैं यह भी चाहता हूं कि हर काम में जलवायु परिवर्तन की चुनौती को सीधे संबोधित किया जाए, जैसे कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाना, अधिक पेड़ लगाना, वर्षा जल संरक्षण, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग और लोगों को कम कार्बन जीवन शैली की ओर प्रेरित करना। मेरे लिए यह काम केवल वन्य जीव या पौधों को बचाने का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देने का है कि हम चाहे तो संरक्षण और विकास को साथ साथ ले जा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि जब गांव का युवा यह देखेगा कि
प्रकृति की रक्षा से उसे रोजगार और पहचान दोनों मिल रहे हैं, तभी यह बदलाव गहराई तक जाएगा और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध हमारी सामूहिक लड़ाई भी मजबूत होगी। जी शिवम जी, आपको भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक आखिरी सवाल, त्योहारों का मौसम चल रहा है और जब हम सब घर सजाते हैं और घरों में खुशियां बांटते हैं, तो आम लोग जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी तरफ से क्या छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं? धन्यवाद अभिषेक जी। हाँ, त्योहारों का मौसम अपने साथ खुशियाँ, रंग और रोशनी लेकर आता है। घर सजाना, दीप जलाना, मिठाइयाँ बांटना, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन आज जब हम घर सजाते हैं तो साथ में यह भी सोचना जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं। वह छोटी छोटी आदतें जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, असल में हमारे त्योहार और धरती दोनों के लिए बहुत मायने रखती है। मेरा मानना है कि बदलाव की शुरुआत घर से ही शुरू होती है। दशहरा, दीपावली और छठ जैसे महापर्व हमारी संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी है और इन्हें मनाते समय हम पर्यावरण का भी ध्यान रख सकते हैं। सजावट के लिए पारंपरिक बल्बों की बजाय हम LED लाइट्स का उपयोग करना, प्लास्टिक की जगह मिट्टी के दिए या घर पर बनी सजावट अपनाना, ये न केवल बिजली और कचरे को कम करते हैं बल्कि हमारी सजावट में एक प्राकृतिक और पारंपरिक सौंदर्य भी जोड़ते हैं। उपहार देने के समय कपड़े के थैले, अखबार या दोबारा उपयोग होने वाले पैकिंग अगर हम अपनाएं तो यह हमारी पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ताकि खुशियां बांटते समय हम प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं। इन त्योहारों में जल और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए पूजा सामग्री का सही निपटारा करना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना और रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। जब हम इन छोटे छोटे कदमों को अपनाते हैं तो हम सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे होते हैं बल्कि अपनी खुशियों को भी टिकाऊ बना रहे होते हैं। जो यह दिखता है कि त्योहार मनाना और प्रकृति का सम्मान करना साथ साथ संभव है। और यही सबसे बड़ी सीख है कि अगर हर घर और हर व्यक्ति थोड़ी सी सोच बदले, थोड़ी सी आदतें सुधारे, तो हमारे गांव, हमारे शहर और हमारी धरती दोनों ही सुरक्षित, स्वच्छ और खुशहाल बन सकते हैं। यही है असली त्योहार की भावना, खुशियां बांटना लेकिन जिम्मेवारी के साथ। धन्यवाद। क्या बात है शिवम जी, आपका इस खास एपिसोड में जो हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं क्लाइमेट पे चर्चा, इसमें आप अपनी कहानी आपने सबको बताई, अपनी बातें आपने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पिछले 3 सालों से कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव, वार्तालीप, धृति, जीनी लर्निंग, प्रवाह, वाइल्ड टेल्स और बिंदी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने युवाओं के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर शानदार काम शुरू किया है। और इसी सफर का हिस्सा है हमारा चेंज लूमर प्रोग्राम, जहां बिहार के ही 9 युवा संगठन अपने अपने समुदायों में जलवायु से जुड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो इस खास कार्यक्रम में हम मिलेंगे उन नौजवान फेलोज से, सुनेंगे उनके अनुभव और जानेंगे कि आप और हम सब मिलकर अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए कैसे बना सकते हैं एक हरा भरा, ठंडा ठंडा और बेहतर कल। क्या आप हमारे साथ हैं? आप अपना जवाब हमें कॉल या मैसेजेस के थ्रू दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9102472908। और अगर आप हमें फेसबुक या यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, सुनते रहें रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज।